जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी फर्स्ट ईयर का पेपर। जी हाँ, आज की डेट में कुछ छात्रों के द्वारा बताया गया है कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि जो छात्र गए थे केवल इलेक्ट्रीशियन के ही क्वेश्चन बता पाए क्योंकि सारे क्वेश्चन उनको याद नहीं थे। तो जो उन्होंने यहाँ पे बताया है वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से गए थे आज की डेट में एग्जाम देने। और उन्होंने जो बताया पहला क्वेश्चन उन्होंने ये बताया कि ये पूछा गया था जिसमें कहा जा रहा है कि परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है। अब ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है एक परिपथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला यहाँ पे वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि ये सेल का यहाँ पे वोल्टेज है जिसमें 3 सेल आपको देखने को मिल रहा है। पहला सेल आपके सामने, दूसरा सेल है और यहाँ पे तीसरा सेल है। अब इसमें आपको एक चीज देखने को मिल रही है, आप ध्यान से देखिए, इधर जो है यहाँ पे माइनस है लेकिन दूसरे सेल में यहाँ पे प्लस देखने को मिल रहा है और तीसरे सेल में यहाँ पर आपको माइनस देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो पहला सेल है 1.5 जो वोल्ट दिया गया है और दूसरा सेल जो है 1.5 दिया गया है और तीसरा सेल यहाँ पे 1.5 दिया गया है। जिसमें पहला सेल जो है ये बिल्कुल सही तरीके से लगाया गया है लेकिन दूसरा सेल जो है ये उल्टा लगाया गया है। उल्टा किस लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहले प्लस कर दिया गया और उसके बाद माइनस कर दिया गया। और आप इन दोनों सेलों में देखेंगे पहले और तीसरे सेलों में ये सही तरीके से लगाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दूसरा सेल जो है पहले और तीसरे सेल के बिल्कुल यहाँ पे विपरीत दिशा में है। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कुल जो वोल्टेज होगा, आप इसको सॉल्व भी करके देखेंगे तो ये आपका प्लस 1.5 वोल्ट प्लस माइनस यहाँ पे आपका माइनस ये होगा तो ये आपका -1.5 वोल्ट होगा। उसके बाद प्लस 1.5 वोल्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे काउंट करके देखिए कितना आता है, तो ये 1.5 वोल्ट आएगा। कितना आएगा साथियों, 1.5 वोल्ट आएगा। लेकिन ये इतना ही इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ पर अब आपको आगे ध्यान देखना है क्योंकि जो यहाँ पे वोल्ट मीटर पूछा जा रहा है कि परिपथ में कुल यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा या परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा ये आपको निकालना है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सीरीज में क्या होता है कि एक ही दिशा में जब यहाँ पे सेल जुड़े होते तो उस समय अलग यहाँ पर देखने को मिलता है और कोई सेल यदि उल्टी दिशा में जुड़ा होता है तो उसका यहाँ पे अलग चीज देखने को मिलता है, उसका वोल्टेज जो होता है घटाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है जो कि दोनों सिरों के बीच यहाँ पे कुल विभवांतर मापने की बात की जा रही है। अब ये तीसरे वाले को जो यहाँ पे दिया गया इसको आप यहाँ पे भूल जाइए क्योंकि इस परिपथ में जो दो सेल है वो एक ही दिशा में प्रभावी हैं। तो एक सेल जो है विपरीत दिशा में, तो इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, केवल आप इस सेल को और इस सेल को देखिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे 1.5 प्लस 1.5 बराबर कितना आ जाएगा, ये दशमलव में ये आपका 3 वोल्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कितना आएगा, 1 दशमलव यहाँ पे आपका 3 आएगा, 3 इसका आएगा। 1.5 प्लस 1.5 करेंगे तो ये 3 वोल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो यहाँ पे दिया गया आपका सी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। हालांकि जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग नोट में चीज़ें देखने को मिलेगी कि श्रेणी क्रम में एक ही दिशा में जुड़े सेल जो होता है वो उसमें वोल्टेज जुड़ता है। लेकिन यही कोई सेल यदि उल्टी दिशा में जुड़ा हो तो उसका जो वोल्टेज होता है वो घटता है। तो इसी अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आगे देखिए, अब वही आप यहाँ पे निमी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4.5 देखने को मिलेगा जो बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर आएगा वो यहाँ पे 3 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था, प्रश्न संख्या 47 है, जो कि एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुनिश्चित किया जाता है, जैसे मोटर के भार को या गीजर के या दस्ती और औजार के या वाताकुलर के। मतलब कि यहाँ पे एयर कंडीशनर की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये गीजर के भार को। यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन। जितने भी छात्र बी ऑप्शन मारे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में पूछा गया था आरेख का नाम क्या है। ये जो आपके सामने जो देखने को मिल रहा है जहाँ एक बल्ब दिखाया जा रहा है उसके बाद यहाँ पर
आपको जो स्विच देखने को मिलने, इसको लेकर ये पूछा जा रहा है। तो एक तरह से ये लेआउट यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। क्या प्रदर्शित किया गया? लेआउट प्रदर्शित किया गया। हालांकि यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमने कवर नहीं किया है, लेकिन ये लेआउट है, स्थापना योजना नहीं है। लेआउट आरेख भी यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा। और ये वायरिंग आरेख, ये जो है एक तरह से डायग्राम बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कोई आप वायरिंग करने जाते हैं तो पहले आप एक योजना बनाते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ यहाँ पे वायर लेकर जाना है, तो ये उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा सही होगा, जो कि छात्रों ने यहाँ पे डी ऑप्शन जितने भी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था आईसीडीपी। आईसीडीपी इसका पूरा नाम क्या होता है? आयरन क्लैड डबल पोल। शायद मैंने कल की वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है साथियों, वो सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, मतलब कि एक फेज घरेलू स्थापना में। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि एकल फेज घरेलू स्थापना में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए साथियों हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए ही की जिसको बोला जाता है। कपलर में तो दूसरा चीज होता है, पाइप वाइस में अलग होता है, बेंच वाइस में तो अलग चीज है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र ए ऑप्शन मारे हैं उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था रिले का प्रकार क्या है। ये जो आपके सामने फिगर देखने को मिल रहा है, ये रिले का एक प्रकार है, पर ये कौन सा रिले, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। जी हाँ, विद्युत चुंबकीय रिले इसको बोला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेग रिले का तो अलग होता है, और ड्राई रीड रिले दिया गया, इसका भी अलग फिगर होता है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया गया है, डी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। जैसे 400 वाट है, या 1500 वाट है, या 2000 वाट है, या 3000 वाट है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी, जो कि जो यहाँ पे आईई का नियम है उसके अनुसार देखा जाए तो ये आपका जो हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है 3000 वाट। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। साथियों, सिस्टम अर्थिंग जो किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा जनरेटिंग स्टेशन। जितने भी छात्र यहाँ पर ए ऑप्शन मारे उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम किया जाता है। तो इसको कम करने के लिए साथियों हम क्या करते हैं, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, संयोजित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप संयोजित कर देंगे श्रेणी क्रम में, तो ये जो देखने को मिलेगा, जो लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है उसको कम किया जा सकता है इस प्रक्रिया के द्वारा। तो जितने भी छात्र यहाँ पे सी ऑप्शन मारे हैं उनका बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न में पूछा गया था चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। मतलब यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे इंग्लिश में व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। चमकदार यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, तो एक बार इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपका भी सही हो जाएगा ल्यूमन। इसकी इकाई क्या होती है? ल्यूमन होती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि लैंप का नाम क्या है। यहाँ पे जो लैंप आपको देखने को मिल रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इसको यहाँ पे बोला जाता है MA प्रकार HPMV दीपक। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो दिया गया है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मापने वाले उपकरणों में नियंत्रित स्प्रिंग बनाने के लिए
किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे इस्पात दिया गया, चांदी दिया गया, कलई किया हुआ तांबा दिया गया और फॉस्फर ब्रांच दिया गया है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है फॉस्फर ब्रांच का किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जितने भी छात्र डी ऑप्शन यहाँ पे सही किए हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। जैसे डिवाइस त्रुटि, मानक त्रुटि, प्रभाव त्रुटि या स्विचिंग त्रुटि। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, जिसको हम यहाँ पे प्रभाव त्रुटि के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे आवश्यक है क्योंकि दोलनों के बिना सुई में नियंत्रित करता है। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन और यहाँ पे ऑप्शन को, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसे इन्वर्सल मोटर का किया जाता है, या प्रतिकर्षण मोटर का किया जाता है, या स्लिप्ट फेज मोटर का किया जाता है, या सैडेड पोल मोटर का किया जाता है। तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है वो केवल केवल आपका होता है इन्वर्सल मोटर। जी हाँ, यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। जैसे कि 1.5 वोल्ट एसी है, या 2 वोल्ट एसी है, या 3 वोल्ट एसी है, या 3.2 वोल्ट एसी है। तो इसमें जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन डी 3.2 वोल्ट एसी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पे डी ऑप्शन मार के आए हैं उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। जैसे केवल हिस्टैरिसीस हानि का, या केवल भंवर धारा हानि का, या ताम्र हानि का, या कोर हानि का। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन डी सही हो जाता है, कोर हानि का। जी हाँ, यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल आपका सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। जैसे स्व प्रेरित ईएमएफ, या अनुन्य प्रेरित ईएमएफ, या स्थिर प्रेरित ईएमएफ, या गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, अनुन्य प्रेरित ईएमएफ। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। टैप चेंजिंग क्यों किया जाता है। तो किसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज रेशियो होता है, एक तरह से वितरण में वोल्टेज जो अनुपात होता है जब बदला जाता है तो उस समय यहाँ पे टैप चेंजिंग किया जाता है। इसको लेकर ये सवाल है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है कि वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने के लिए ये आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। जैसे कि हवा छोड़ना, या उष्मा छोड़ना, या दबाव छोड़ना, या नमी छोड़ना। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, जिसको हम दबाव छोड़ना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। जैसे उष्मा का ठीक से विकसित कर रहे, और उष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें, या पात्रों को हीटर की प्लेट पर मजबूती से रखें, या हीटिंग अवयव को नुकसान से बचाएं। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, क्योंकि उष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें। ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए। आगे प्रश्न में पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किसी स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है। जैसे किसी भी स्थिति में, या ऊर्ध्वाधर स्थिति में, या झुकी हुई स्थिति में, या क्षैतिज स्थिति में। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, मतलब कि वर्टिकल पोजीशन में। क्लियर है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है, जैसे कि 3 कला 2 अवयव, 3 कला 3 अवयव, या यहाँ पे दिया गया एकल चरण अवयव। तो इसमें आपका सी ऑप्शन ही सही होगा, एकल चरण एकल अवयव। कहने का मतलब है सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। ये आपका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन जो भी यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, डेली आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।